नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। बिहार सिविल सेवा के इतिहास की एक बहुत बड़ी वैकेंसी 70वीं बीपीएससी होने वाली है, क्योंकि इसके द्वारा कुल 1957 पदों की रिक्ति प्राप्त हुई है। अब इतनी बड़ी वैकेंसी है तो आपके समक्ष यह एक बहुत बड़ा अवसर होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो फॉर्म भरते हैं वह भी अच्छे तरीके से भरा जाना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर जब हमारा फाइनल सिलेक्शन होने वाला होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो सूचनाएं दी जाती है वह सारी इसी आधार पर होती है। तो इसमें यदि किसी प्रकार की गलती होती है तो हमारे सारे मेहनत पर पानी फिर सकता। तो इसी चीज़ को समझते हुए आज का यह वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि वीडियो में हम यह बताएंगे कि जो नोटिफिकेशन दिया गया है 14 पेज का, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और आपको फॉर्म भरते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। यह वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या जिनको किसी बिंदु पर कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए। तो मेरे द्वारा यहाँ प्रयास किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है किसी बिंदु पर तो उसको स्पष्ट किया जाए। इसके अलावा यदि आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उस पर भी आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं और उसके अनुसार आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं और विभिन्न बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सारे बिंदुओं को, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो फॉर्म भरने के लिए जिनकी जानकारी होनी आवश्यक है, उन सभी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो मेरा उद्देश्य ये है कि विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोग अच्छे से फॉर्म भर सकें। तो जिनको भी वीडियो पसंद आए वे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल पर बहुत सारे कंटेंट आएंगे बिहार लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा होगी या जो प्री हो रही है उसके लिए। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिनको हमें फॉर्म भरते समय ध्यान में रखा जाना है। सीट की संख्या 1957 है, कुल रिक्ति जिसके द्वारा बिहार में अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। यहाँ पर पद को देखें तो लेवल 9 के भी पद है, लेवल 7 के भी पद है, लेवल 6 के भी पद है। तो लेवल जो होता है वैकेंसी में वह वेतनमान के अनुसार होता है, जो पे ग्रेड होता है उसके अनुसार। आगे बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरना स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज 28 तारीख है तो 28 तारीख से ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है वह आरंभ हो गई है। तो आप लोग जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं अब भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर 18/10 दी गई है, यानी कि 18 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आपको इंतज़ार नहीं करना है। यदि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं और यदि आप भर सकते हैं तो जल्द से जल्द इसको भर दें, क्योंकि बाद में क्या है कि सर्वर पर बहुत ही लोड पड़ने लगता है और कियोस्क की स्थिति हो जाती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए समय पर आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि को सबसे पहले याद रखना है आपको 28/9/2024, यानी कि आज से आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और यह 18/10/2024 यानी कि 18 अक्टूबर तक यह चलेगी। तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। सारी विस्तृत जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहें, और ये PDF जो है बीपीएससी की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ से अपलोड किया गया है, तो ये PDF आप वहाँ से अपलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा है ये, और इसी के माध्यम से यहाँ पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। तो नियुक्ति में आप देख सकते हैं बहुत सारे पद हैं। यहाँ पर पद किस प्रकार से कोटिवार बंटवारा किया गया है उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर उद्देश्य मुख्य रूप से है कि फॉर्म को कैसे भरा जाए और जो अधिसूचना है, जो नोटिफिकेशन है, उसको उसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाए। तो बिहार प्रशासनिक सेवा के आप यदि पदों को देखें तो एक पद को हम यहाँ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिहार प्रशासनिक सेवा के जो पद हैं तो उसमें हम SDM के पद को लेते हैं। तो यह लेवल 9 का पद है। यहाँ पर अनारक्षित 80 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 32, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 36, पिछड़ा वर्ग के लिए 24 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 6।
अब यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या देखिए तो आप इस लाइन में महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए टोटल जो आरक्षित पद है 67 है बिहार प्रशासनिक सेवा में। और कुल पद की अगर बात करें तो कुल पद यहाँ पर 200 है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए 4 पद है और दिव्यांग के लिए पद का विवरण यहाँ दिया गया है। और जो न्यूनतम आयु है इसके लिए यहाँ पर 22 वर्ष से यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार से आप अपनी आवश्यकता अनुसार पदों और उसकी जो रिक्ति है उसके जो कोटिवार जो बंटवारा किया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसी प्रकार से आप इन सभी पदों को अवलोकन कर सकते हैं। और इसके अलावा पद को भरते समय आप एक बार जो उसकी न्यूनतम आयु है उसे भी अवश्य देख लें, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कुछ पदों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखी गई है तो कुछ के लिए 22 वर्ष है ना। तो इस प्रकार से आप ज़रूर देख लें। कुछ के लिए यहाँ पर 21 वर्ष भी है। तो इस प्रकार आप जो भी पद है उसका अवश्य अध्ययन करें और उसको समझें और उसी अनुसार आप फॉर्म को भरने का प्रयास करें। सारणी 1 के बाद सारणी 2 में देखें तो यहाँ पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि समाज कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण पद है जिसे कि CDPO कहा जाता है। तो लेवल 9 का यह पद है, तो इसे भी आप चाहे तो भर सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग भरना है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी देखें तो सीटों का बंटवारा इसी प्रकार से किया गया है, जैसा कि हमने ऊपर देखा उस प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सूचनाएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले दिव्यांगता की जो प्रकृति है उसको दर्शाई गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसका मतलब यह हो गया कि अभी तक जो रिक्ति प्राप्त हुई है BPSC को उसी के अनुसार यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। और भविष्य में यदि कोई विभाग अपनी रिक्ति की अधिसूचना देता है तो उसके आधार पर यहाँ पर सीटों की संख्या में कमी बढ़ोतरी हो सकती है। तो यह काफ़ी अच्छी बात है कि अभी चूँकि आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है लेकिन इसमें सीटों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, तो यह इम्पॉर्टेंट है। इसी क्रम में कहा गया है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदन की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पाली में और 1 से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। तो अभी न्यूज़पेपर में इसका क्लेरिफिकेशन भी आया है, लेकिन वह और बाद में स्पष्ट हो जाएगा। तो यह आप ध्यान रखें कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जो इसका एग्ज़ाम है 1 से अधिक पाली में हो सकता है। परीक्षा का नाम आपको याद रखना है। पहला है यहाँ पर 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरा बात करें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि CDPO, तो इसके लिए भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना है और वैकल्पिक विषय के रूप में आपको गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम और समाज कल्याण इनमें से किसी एक विषय का चयन करना होगा मेंस परीक्षा के लिए। तो मेंस जब भी होगा वैकल्पिक विषय के रूप में आपको इनमें से किसी एक को रखना होगा। तो दोनों के लिए भरें और कोशिश करें कि अच्छी तैयारी हो, तो दोनों में आप अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो भी जिस विभाग में जाना हो जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। तो आरक्षण से संबंधित एक जो अधिसूचना है सरकार की, वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक नोटिफिकेशन पेपर कटिंग लगा हुआ है, आप लोग चाहें तो वहाँ पर विशेष जानकारी देख सकते हैं। फिर भी यहाँ जो नोटिफिकेशन में दी गई है उस पर हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यह जो भी आरक्षित वर्ष है वह आरक्षण को अपना कॉलम में जरूर इंडिकेट करें। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। तो बिहार के मूलवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास के रूप में अनुमान्य होगा और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो जो SC ST हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र
और अस्थायी निवास यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल जिसे बोला जाता है वह जमा करना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें क्योंकि फॉर्म भरते समय इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, फाइनल अंतिम सिलेक्शन हो जाता है, तो उस समय इस दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो मूल रूप से आप इसे संभाल कर रखें। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, जिसको अंचलाधिकारी या सीओ आप बोल सकते हैं, या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रखना है। आपको अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र रखना है, जो आपका ब्लॉक है, जो प्रखंड है, वहाँ पर जो अंचलाधिकारी हैं, जो राजस्व अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है उसे आपको यहाँ पर जमा करना होगा। अब बात करते हैं आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जाति या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए। तो कई लोगों को डाउट हो जाता है कि जो विवाहित महिलाएं हैं कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है, वह किसके नाम से जारी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो बात हो रही है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बारे में बात हो रही है। तो उनका जो भी दस्तावेज है वह पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, क्रीमी लेयर का और जाति प्रमाण पत्र का, ना कि उनके पति के नाम से। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डाउट की कोई यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं रहती है। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यदि आप इंडिकेट कर देते हैं और बाद में बनवा लेते हैं कि हाँ हम ये है, अगर आप बाद में सही भी हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो भी आप है आप फॉर्म भरते समय उसमें फिलअप करें और उससे संबंधित जो दस्तावेज है उसको आप संभाल के रखें, नहीं तो बाद में इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। नेक्स्ट है आरक्षण कोटि में उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे और ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है तो आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो इस कॉलम को आप अच्छे से पढ़ें, समझें। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आरक्षण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें अगर आप त्रुटि कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो आपको या तो इसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा या आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म को काफ़ी सावधानी से भरें, क्योंकि इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं दी गई है। नेक्स्ट है आरक्षण कोटि। तो आरक्षण कोटि वहाँ पर आपको याद रखना है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको कोड डालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अनारक्षित के लिए 01, अनुसूचित जाति के लिए 02, अनुसूचित जनजाति के लिए 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 5, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 7 दिया गया है कोड, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको बोल सकते हैं, उसके लिए EWS 7 कोड दिया गया है। तो ये कोड आप अपने कोटि के अनुसार याद रखें फॉर्म भरते समय। तो इन सभी चीज़ों को महत्वपूर्ण जो भी बिंदु हैं उनको एक कागज़ में लिख लें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने बैठेंगे तो उस समय इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे आरक्षण जो भी दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करते हैं, तो उनके लिए जो प्रमाण पत्र होगा तो वह प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए और यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, किसी प्रकार की उसमें त्रुटि पाई जाती है, तो उनकी अभ्यर्थी निरस्त की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण के संबंध में। तो महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में जो 35% का क्षैतिज आरक्षण का नियम है उसके अनुसार यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के जो पोता पोती नाती नतनी है उनको भी यहाँ पर 2% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। तो
इस आरक्षण का दावा करने के लिए, चाहे कोई भी आरक्षण हो, उसके संबंध में दावा करने के लिए आपके पास सक्षम प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS। तो EWS के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है वह अनुसूची 1 यानी कि प्रपत्र जो 1 है उसे सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात हो रही है, अंत पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं हो रही है। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वहाँ पर विवाहित महिला है तो उनके पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति का जो प्रमाण पत्र होगा वह अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से अंचल से निर्गत होना चाहिए, लेकिन इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि महिला जो है वह उसको अपने पिता के जो निवास स्थान है वहाँ से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई महाराष्ट्र की लड़की है, कोई मध्य प्रदेश की लड़की है, यदि वह बिहार में किसी बिहारी से शादी कर लेती है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि वह मूल रूप से बिहार की नहीं है, बाहर के किसी बाहर स्टेट की है। तो यह इसीलिए किया गया है कि पिता का जो अस्थायी निवास है वह यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा महिला को, और यहाँ पर उसी के आधार पर जो आय प्रमाण पत्र जो क्रीमी लेयर है वह पति के नाम से इशू किया जाएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना है कि आय एवं परिसंपत्ति संबंधी जो प्रमाण पत्र है जो निर्गत होता है वह 1 वर्ष के लिए वैध माना जाता है। तो 1 वर्ष के अंदर आपका जो दस्तावेज है वह नया होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो भी आप प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं दावा के अनुसार, जो भी आपकी जाति है, जो भी आप किसी वर्ग से संबंधित हैं, तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र हैं वो सारे, इसके अलावा जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक का, SC ST प्रमाण पत्र, OBC EBC जो भी है, तो ये सभी प्रमाण पत्र जो हैं उनमें आप जो अपलोड करेंगे, जो डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास रहेगा उसमें जो भी सूचना रहेगी तो उसी के आधार पर आप फॉर्म को भरेंगे। तो भविष्य में किसी भी प्रकार की यदि डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी सूचना यहाँ पर नहीं दी जानी है। कहने का मतलब कि जो भी आपके पास करंट में दस्तावेज है उसी की सूचना आपको भरी दी जानी है फॉर्म में, और जब साक्षात्कार होगा, व्यक्तित्व परीक्षण होगा, तो उस समय जो आप ऑनलाइन अभी जो अपलोड करेंगे वही सारे दस्तावेज मूल रूप में वहाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब कि जो भी आपने यहाँ भरा है उसको आपको संभाल के रखना है, और फाइनल सिलेक्शन के समय, व्यक्तित्व परीक्षण के समय वही दस्तावेज आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो ये आप ध्यान में रखें, अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आप कोशिश करें कि फ़ोटो वगैरह भी है, जो आपने अभी फ़ोटो रखा है तो उसकी 4-5 कॉपी आप रखें, वो काफ़ी भविष्य में काम आएगा, मेंस के समय, इंटरव्यू के समय। तो जो भी दस्तावेज आप रखते हैं उसको बहुत ही संभाल के रखें। नेक्स्ट है सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना चाहिए। तो आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है तो प्रमाण पत्र उसी समय तक जारी होना चाहिए, उसके बाद का जारी अगर करते हैं, जैसे 18 अक्टूबर इसमें दिया गया है लास्ट डेट, तो आप 20 अक्टूबर को जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का विवरण यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा 1/8/2024 को यहाँ पर माना गया है, जो आधार है, मानक है। तो इसके अनुसार न्यूनतम उम्र सीमा, देखें हमने शुरू में देखा कि जो विभिन्न पद है उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा विभिन्न पदों के अनुसार अलग अलग है। तो 20 वर्ष भी है, 21 वर्ष भी है, 22 वर्ष भी है। अब अधिकतम उम्र सीमा की यहाँ बात करें तो पुरुष के लिए यहाँ पर 37 वर्ष है, जो अनारक्षित वर्ग से है। ठीक है, अनारक्षित महिला की बात करें, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला दोनों के संबंध में यहाँ देखें तो 40 वर्ष, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष यानी कि 42 ईयर्स। तो इस प्रकार से आप अपनी एज की गणना अवश्य कर लें कि किस पद के लिए आप उपयुक्त बैठ रहे हैं और उस पद की आप न्यूनतम आयु जो है वह पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो फॉर्म भरते समय इन सभी चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें
क्योंकि इसमें कभी कुछ त्रुटि हो जाती है तो वह काफ़ी मतलब दुखदायी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। अभी आगे हम देखेंगे उसको भी, और जैसे जैसे हम नोटिफिकेशन पढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो धैर्य के साथ आप इस नोटिफिकेशन में जो भी सूचना है उसको या तो आप स्वयं पढ़ें या फिर आप वीडियो को देखें, तो बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य हो जाएगी। तो जन्म तिथि के बारे में कोई डाउट नहीं है, जो मैट्रिक में आपका जन्म तिथि है उसी को मान्य किया जाएगा। तो जन्म तिथि की गणना आप उसके आधार पर करें। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक हैं उनकी सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। यह आपको ध्यान में रखना है, केवल 5 अवसर दिया जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि उपयुक्त निर्धारित 5 अवसर की जो गणना है वह संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। तो पूर्व में जो भी उपयोग कर लिए गए अवसर हैं उनकी उपेक्षा की जाएगी, यानी कि उनको काउंट नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक हैं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उनको 5 वर्ष की छूट जो पहले दी जा रही है उसी की तरह अनुमान्य होगी। लेकिन उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया है। यदि आपने 5 अवसर का उपयोग नहीं किया है तभी 5 वर्ष की जो छूट है वह अनुमेय होगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। दिव्यांग अभ्यर्थी के संबंध में यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी गई है, तो यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो सभी दस्तावेजों को आपको ध्यान में रखना है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि का सही एवं स्पष्ट रूप से जानकारी उद्धृत करना अनिवार्य होगा। तो ये सब आप ध्यान में रखें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। शारीरिक क्षमता की बात करें तो शारीरिक क्षमता एक नॉर्मल सी है कि कहा जाता है कि शारीरिक दोष से किसी प्रकार का मुक्त होना चाहिए, जिससे कि वह अपने कर्तव्य का यानी कि उनके द्वारा जो काम किया जाएगा उसका वह भली भांति पालन कर सके। चिकित्सा बोर्ड यहाँ पर बैठाया जाता है। जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के समय अगर आप इन अपेक्षाओं के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं तो उसके आधार पर आपकी उम्मीदवारी को निरस्त किया जाता है, नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। तो मेडिकल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है। जैसे कि यदि किन्हीं को डीएसपी बनना है तो उनके लिए पुलिस सेवा के लिए जो भी मेडिकल है आवश्यक उनकी वो पूर्ति करनी चाहिए, तभी आप उसमें कर सकते हैं। शुल्क की बात करें यानी कि जो फ़ी है 17वीं बीपीएससी के लिए, यहाँ बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। तो सामान्य अभ्यर्थी जो भी हैं उनके लिए 600 रुपये रखा गया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये हैं। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी जो भी आरक्षित हैं, अनारक्षित वर्ग हैं, महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी 40% से ज़्यादा उनकी दिव्यांगता है तो उनके लिए 150 रुपये यहाँ पर रखा गया है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त भुगतान शुल्क करना नहीं होगा। तो बायोमेट्रिक जो जांच होती है तो उसके रूप में आप इंडिकेट कर देते हैं कि हम बायोमेट्रिक जांच में आधार कार्ड को मान्य रखेंगे या उसकी सहमति देते हैं, तो आपको 200 रुपये जमा करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है। तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं। हालांकि हमारा वीडियो पूर्ण रूप से फॉर्म भरने के ऊपर था, लेकिन फिर भी जब आ रहा है तो देख लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा भाग 1, क्योंकि देखिए अभी बिहार जो है बीपीएससी जो है बहुत सारे प्रयोग करने वाला है। 17वीं में भी अभी न्यूज़पेपर में आया है तो उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो उस करने से हमें एक बार इस पर देख लेना है, अच्छा रहेगा। तो प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। कुल अंक 150 होंगे और बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू प्रश्न रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक परीक्षा एक जांच परीक्षा है और यह जो परिणाम दिया जाएगा, जो पूरी रिक्ति है उसकी 10 गुना यहाँ पर परिणाम दिया जाएगा
और कोटिवार समान कट ऑफ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जैसा कि आप सभी को पता है सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस विज्ञान है, करंट अफेयर, इतिहास, सामान्य ज्ञान जो भी है, इतिहास, भूगोल, और भूगोल में नदियाँ, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, यही सब प्रश्न रहते हैं जो हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न का लेवल हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, कठिन हो, सामान्य हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको पढ़ना यही सब विषय है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर न्यूनतम भी दिया गया है कि समान वर्ग के लिए 40% न्यूनतम लाना अनिवार्य है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और निःशक्त जो भी दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्म भरने के लिए नहीं है, ये तैयारी के समय जो भी आप पढ़ते हैं उन सब को आपको यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगर मुख्य परीक्षा को अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य हिंदी 100 अंक का रहेगा और इसमें आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह एक तरह से पासी मार्क्स है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह 300 अंकों का रहेगा, दूसरा प्रश्न पत्र जो है वह 300 अंकों का रहेगा और निबंध यहाँ पर 300 अंकों का रहेगा। इसके अलावा इसमें आपको एक ऐच्छिक विषय का भी चयन करना होगा जो 100 अंकों का रहेगा। यह ऐच्छिक विषय की जो परीक्षा होगी वह MCQ टाइप पर होगा। इसमें भी आपको बस पास मार्क्स करना है, न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना है और इसका मेरिट लिस्ट निर्धारण में कोई योगदान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसको आगे हम देखेंगे कि विशेष परिस्थिति में जो आपका वैकल्पिक विषय है, ऐच्छिक विषय है, वह मेरिट निर्धारण करने में योगदान देता है। तो आगे हम नोटिफिकेशन में देखेंगे इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय का वह कोड है यह दिया गया है। तो जो भी आपका वैकल्पिक विषय है उस कोड को आपको याद रखना है और उसी कोड को आपको फॉर्म भरते समय लिखना है। जैसे मान लेते हैं यदि आपने वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र रखा है तो आपको 11 नंबर का कोड यहाँ पर दिया गया है अर्थशास्त्र के लिए, यह आपको फॉर्म भरते समय वहाँ पर डालना है। यदि आपने भौतिकी रखा है, दर्शन शास्त्र रखा है तो दर्शन शास्त्र के लिए 21 कोड दिया गया है। यदि आपका मैथिली भाषा और साहित्य है तो यहाँ पर 37 दिया गया है। तो इस तरह से आपको कोड वहाँ पर डालना होगा फॉर्म भरते समय। बाल विकास परियोजना प्राधिकारी का भी लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो देख लेते हैं। तो सामान्य हिंदी यहाँ भी 100 अंक का रहेगा, पेपर 1 भी यहाँ 300 अंक का रहेगा और दूसरा पेपर भी यहाँ 300 अंक का रहेगा। और इसमें यहाँ पर निबंध नहीं दिया गया है। तो ऐच्छिक विषय के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर भी 300 अंक का होगा, विषय निष्ठ आधारित होगा ऐच्छिक विषय। और ऐच्छिक विषय में आपको न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक करना अनिवार्य होगा और मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर मेंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंस जो है CDPO के लिए यहाँ पर विषयनिष्ठ होगा, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्न का उत्तर, यहाँ वस्तुनिष्ठ नहीं है और यह 300 नंबर का होगा। हालांकि मेरिट लिस्ट के लिए इसकी गणना नहीं की जाएगी। और दूसरा अंतर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर निबंध की व्यवस्था नहीं है, तो CDPO के लिए निबंध नहीं चाहिए। आपको कोड यहाँ पर याद रखना है। जैसे यदि आप गृह विज्ञान लेते हैं तो 39 यहाँ का कोड है गृह विज्ञान का, श्रम एवं समाज कल्याण लेते हैं तो 42 लेते हैं। तो जो भी आपका वैकल्पिक विषय है उसके अनुसार आपको कोड अपने फॉर्म में भरना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। इसके अलावा ये वही पूर्व की सूचना है कि कौन कितना न्यूनतम अंक लाना है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण है कि इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो जो भी अधिसूचना में जो भी रिक्ति की संख्या दी गई है तो रिक्ति की संख्या के जो 2.5 गुना है वह वहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि समान कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाएगा। यानी कि मेंस परीक्षा में यदि किसी कैटेगरी के, मान लेते हैं जनरल कैटेगरी के हैं और 2 कैंडिडेट हैं, दोनों का समान अंक आता है, तो उस स्थिति में यदि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो दोनों को बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इंटरव्यू के लिए देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में जो सफल उम्मीदवार हैं उनका इंटरव्यू होगा, व्यक्तित्व परीक्षण होगा और यह 120 अंकों का होगा। व्यक्तित्व परीक्षण हेतु
आमंत्रित उम्मीदवारों का व्यक्तिगत परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, यानी कि इंटरव्यू के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं तो वह सिलेक्शन में नहीं आएंगे। अधिमानता का चुनाव, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिमानता कोड एवं सेवा पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे और रिक्त कॉलम को स्पष्टतः क्रॉस कर देंगे। तो जो भी वहाँ पर रिक्त कॉलम रहेगा, जब आप अधिमानता प्रायोरिटी देते हैं तो उसमें आपको क्रॉस करना होगा। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जाएगी, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का दावा विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको आप अवश्य उल्लेखित करें। यदि आप उसको नहीं करते हैं तो बाद में अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए आपका दावा विचार नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में यहाँ कहा गया है कि 16 रुपये, जब आप स्वास्थ्य परीक्षण जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका मेडिकल होगा, वहाँ पर 16 रुपये का रसीद कटता है। तो उसके बाद आपके जो चिकित्सा बोर्ड है उसके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है मेधा सूची की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है यह 70वीं संयुक्त परीक्षा के लिए 900 अंक। तो सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300, द्वितीय पत्र 300 और निबंध 300, टोटल 900 हो जाता है। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए 120 अंक। तो 1020 यानी कि 1020 अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 900 अंक और साक्षात्कार के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए प्रकाशन किया जाएगा रिजल्ट का। अब यहाँ पर हमने ऊपर देखा था कि मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में क्या होगा। तो जिस उम्मीदवार को मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हैं उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। यदि मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक यानी कि अंक समान हैं तो उस स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अगर मेंस में आपका बराबर नंबर आ जाता है तो उस स्थिति में आपका जो वैकल्पिक विषय है उसके आधार पर मेरिट निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है, आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इस विशेष स्थिति में। अब वैकल्पिक विषय का भी अंक अगर समान होगा तो उस स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेरिट में स्थान दिया जाएगा। तो ये स्पेशल कंडीशन है, नॉर्मली होते नहीं, लेकिन कभी किसी प्रकार की स्थिति ऐसी आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकार से यहाँ पर मेरिट लिस्ट का निर्धारण होगा। नेक्स्ट है मेधा क्रमानुसार उम्मीदवार द्वारा भरी गई सेवा अधिमानता तथा रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पद का आवंटन किया जाएगा। तो जो भी पद है उनका आवंटन मेरिट के अनुसार और आपने जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार जो रिक्ति का आवंटन है, पद का आवंटन है, वह किया जाएगा। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप फॉर्म भरें तो ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। तो कोई भी ऐसी जानकारी गलत है जो आप उसमें नहीं भरें। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जैसा कि हम देख सकते हैं 28/9/2024 से है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18/10/2024 तक है। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन भर देते हैं तो संबंधित जो कागजात हैं, जो दस्तावेज है, उसकी हार्ड कॉपी आपको आयोग में कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी उसकी हार्ड कॉपी है आपको नहीं भेजना है, बस आपने ऑनलाइन भर दिया वही हो गया। और हार्ड कॉपी में आपको संभाल कर रखना है। तो ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो अभ्यर्थी को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागज को PDF फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। तो वहां पर आपको अपलोड करना है और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता आरक्षण संबंधी जो भी दावा है उसको सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। आप जो भी सूचना देते हैं उसी को सच मानेगा आयोग और उसी के आधार पर परीक्षा लिया जाएगा। और उसकी जांच कब करेगा? तो जांच करेगा इंटरव्यू के समय, फाइनल सिलेक्शन के समय उसमें जांच की जाएगी। नेक्स्ट है, अब जब फॉर्म भरने जाते हैं ऑनलाइन तो आपको क्या क्या आवश्यक निर्देश दिया गया है उसकी एक विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लें, आप खुद से पढ़ लें। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक ओवरव्यू के लिए कि हाँ चलो ठीक है, बाकी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं ही इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के समझना चाहिए, तभी आप एक अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं।
इसके अलावा आप ये ध्यान रखें, जब भी फॉर्म भरें तो अच्छा आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, आप स्वयं वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पैसे दे दिए सर्वर वाले को, फॉर्म भर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, उसको आपकी व्यक्तिगत जानकारी थोड़ी पता है कि क्या है करना है, कैसे करना है। तो आप स्वयं उपस्थित रहें। फॉर्म भरने समय आपको एक ईमेल आईडी जो कि सही काम करता हो, ठीक है ना, असली वाला, फर्जी वाला नहीं, और मोबाइल नंबर को आपके पास रखना है और इसको आपको परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखना है। मोबाइल नंबर को चेंज नहीं करना है, ईमेल आईडी को चेंज नहीं करना है। तो ये आप ध्यान रख लें कि जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को आपके पास होना चाहिए। तो पहला ईमेल आईडी होना चाहिए, दूसरा मोबाइल नंबर जिसमें OTP आता हो। मोबाइल नंबर ऐसा नहीं कि इसमें बैलेंस नहीं हो तो OTP नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बैलेंस वाला मोबाइल नंबर रखें या तो आपको रिचार्ज करवा लें ताकि OTP वगैरह आते रहें। दूसरा है कि प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में जो अंकित बिंदु हैं उनको ध्यानपूर्वक आपने अध्ययन कर लिया है और विज्ञापन के सभी जो वांछित प्रमाण पत्र हैं, दस्तावेज है, मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए। जो भी दस्तावेज या जो भी डॉक्यूमेंट आप डालते हैं, उसका विवरण डालते हैं, उसका मूल माने कि ओरिजिनल जो है आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसमें डालें। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी जो है PDF फॉर्मेट अधिकतम 100 KB साइज़ में होना चाहिए। तो ये सब PDF आप पहले से बना लें फॉर्म भरते समय ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर पर बैठे या सर्वर में गए तब वहाँ पे जाना बनाना स्टार्ट किए। तो जो भी दस्तावेज है उसका आप फॉर्मेट बना लें PDF में और 100 KB में रखें। यहाँ पे दस्तावेज की बात हो रही है, फ़ोटो की नहीं। नेक्स्ट है, जिस सिस्टम से आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का वेबकैम होना चाहिए। तो वेबकैम वाला कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है और अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि जब वो फ़ोटो ले तो अच्छे से फ़ोटो आ जाए। नेक्स्ट है, फ़ोटो लेते समय ये भी आपको याद रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, हल्के रंग का होना चाहिए और पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए ताकि फ़ोटो अच्छी से आ जाए। धुंधला होगा फ़ोटो, अगर फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा तो ये आयोग की इच्छा है, हो सकता है आपको फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दे, तो फिर बाद में आप सोचते हुए रह जाएंगे कि अरे अब हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो गया है। मतलब इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कहे, आयोग जैसा कह रहा है वैसा ही आपको करना है, तभी आपको फॉर्म में भरना एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो कई बार हम देखते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण कहीं ना कहीं यही सब होता है और बाद में फिर कुछ हाथ नहीं आता है। अपलोड की जाने वाले हिंदी और अंग्रेजी का हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज यानी कि JPG फॉर्मेट, देखिए यहाँ पर जो हस्ताक्षर है उसको आप JPG में रखें, इमेज को आप JPG में रखें और इसका साइज़ 15 KB रखना है। डायमेंशन 220x100 पिक्सल रखना है और यह सुस्पष्ट और पठनीय होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को देखें तो आपको सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट ऑनलाइन https://onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाना है। तो यहाँ पे यह दिया गया है, वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन बटन को क्लिक करना है और सभी सूचना भरना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन पर यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा। तो रजिस्टर मोबाइल जो है उस पर भी यह यूज़र नेम और पासवर्ड आपको प्राप्त होगा। ये सब संभाल के रखना है, यूज़र नेम और पासवर्ड काफ़ी यह काम आएगा भविष्य में, ठीक है ना। तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है वे उसी समय यूज़र नाम और पासवर्ड से ही लॉगिन करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 69 से देखा जाए तो यह कर दिया गया है कि आपने उस समय यदि रजिस्ट्रेशन किया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो वह रजिस्ट्रेशन आपका आयोग के पास दर्ज है, तो आपको बार बार नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह रजिस्ट्रेशन आपको संभाल कर रखना है, जब कभी भी आप BPSC का फॉर्म भरेंगे तो आपको इसी को यूज करना है। तो इससे संबंधित जो भी डाटा है वह संभाल के रखें। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापन हेतु उक्त वन टाइम रजिस्ट्रेशन में प्राप्त यूज़र नेम और पासवर्ड ही मान्य होगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जब प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी तो पूर्ण करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको होम पेज पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के उपरांत OTR डैशबोर्ड जो आएगा उस पर जो लिंक उपलब्ध होगा उसी पर आपको क्लिक करना है और अभ्यर्थी को जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए आवेदन करना है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कहा जा रहा है, यदि आप CDPO भरना चाहते हैं तो CDPO पर क्लिक करें, यदि आप 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को भरना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, आवेदन द्वारा भरे गए विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन का डैशबोर्ड अलग अलग रहेगा। अभ्यर्थी को जिस विज्ञापन के लिए आवेदन करना है उसी लिंक पर क्लिक करना है और उसी विज्ञापन का डैशबोर्ड खुलेगा जिस पर आवेदन करना है
और ऑनलाइन पेमेंट, एप्लीकेशन सबमिशन आदि पूरा सुनिश्चित करेंगे। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपका जो सर्वर है, जो आप क्या कहते हैं, वो जो उस समय जो वेबसाइट है वो अच्छे से काम करना चाहिए। मतलब आपका जो डाटा है वो अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम पेमेंट कर देते हैं और हमारा नेटवर्क ख़राब रहता है या हमारा कमज़ोर नेटवर्क होता है, तो हम पेमेंट, पैसे भी कट जाते हैं और पेमेंट भी नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ों से, इसी चीज़ बचने के लिए कोशिश करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा से अच्छा हो। इसके बाद है कि आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे। अब बॉक्स पूर्व यानी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो पहले से भरी होगी, क्योंकि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, तो उस समय जो भी सूचना दी है उसको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको आपको उस समय नहीं भरना है। तो ये कुछ सूचनाएं जो है पूर्व से भरी रहेगी, तो उसको आपको देख के चिंता नहीं करना है। संशोधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर सभी वांछित दस्तावेज को आपको स्कैन कॉपी लगाना है। तो 100 KB जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, दस्तावेज PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में वेबकैम से माध्यम से अपनी साफ फोटो को कैप्चर करें, अपलोड करें और सुनिश्चित कर लें कि टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा नहीं पहने हो। यानी कि जैसा कि हम नॉर्मल फॉर्म भरते समय फ़ोटो खिंचवाते हैं उसी तरह का यहाँ होना चाहिए। निर्धारित स्थान पर अपना अंग्रेजी और हिंदी में हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। जहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी साइन, वहाँ पर अंग्रेजी वाला साइन डालेंगे, जहाँ हिंदी लिखा हुआ है वहाँ हिंदी वाला डालेंगे। एकदम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा फॉर्म है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी है आपके लिए। यदि आप एक बार गलती करते हैं तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया आएगी और ऑनलाइन शुल्क की राशि का भुगतान जो भी आपको देना है, जिसे जो जिस कैटेगरी में है उसके अनुसार जो भी राशि है उसका भुगतान करना है। और यदि भुगतान नहीं करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म अमान्य हो जाएगा। यह बहुत ही ज़रूरी है। पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान नहीं होगा। तो फॉर्म जब सबमिट हो जाता है, पेमेंट वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पर किसी प्रकार के एडिट करने की गुंजाइश नहीं है। यदि आपने गलती कर दी तो गलती कर दिया, वही फॉर्म आपका रहेगा। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्म को भरते समय आप कोशिश करें कि सारी चीज़ें सही और सटीक भरी जाए, हड़बड़ाए नहीं, आराम से शांतिपूर्वक भरें। यानी कि आप फॉर्म भरने को मतलब टेंशन की तरह मत ले, रिलैक्स होते हुए, कि ये आपके सिलेक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण है, प्राथमिक चरण। यहीं से आपका सिलेक्शन स्टार्ट होता है। यदि आप अच्छे से फॉर्म भर लेते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, तो समझिए कि एक बहुत ही अच्छी तैयारी करने में आपका दिमाग काम रहेगा। अगर फॉर्म आप गलत भर देते हैं तो पूरी पढ़ाई के दौरान आपके दिमाग में टेंशन रहेगा कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे ये होगा। तो इसीलिए टेंशन मुक्त होना चाहते हैं तो अच्छे से फॉर्म भरें, किसी प्रकार की कोई गलती करने का प्रयास न करें। आगे कहा गया है कि ऑनलाइन जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, जब पेमेंट वगैरह आप सब कुछ कर लेते हैं, तो उसके बाद पुनः आपको लॉगिन करना है, डैशबोर्ड पर जाना है, जो उपलब्ध टैब है उस पर जाकर आपको डाउनलोड फिल्ड फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए आपका जो आपने जो फॉर्म भरा है उसका PDF आपको डाउनलोड करना है। तो सेफ्टी के लिए आप इसको संभाल के रखें इस PDF को। इसके अलावा आप इसकी प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं। तो कभी कभी क्या हमेशा यह ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो वो फॉर्म आपको वहाँ पर सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए उस समय वो मांगा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर रखना है और यह देखना है कि जब आपने डाउनलोड किया है, जो आपने फॉर्म सबमिट किया है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके प्रत्येक पेज पे जो आवेदन है, आवेदन के प्रत्येक पेज पे रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिट एप्लीकेशन नंबर अंकित होना चाहिए। तो जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसका एक विशेष नंबर इशू होता है, तो वह नंबर आपको संभाल के रखना है। तो वह भविष्य में किसी प्रकार का पत्राचार करेंगे तो यही आपका एप्लीकेशन नंबर ही काम आएगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ये सब आपको संभाल के रखना है। और विस्तृत जानकारी आपको विज्ञापन के संबंध में वेबसाइट पर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो सोमवार से शुक्रवार राजपत्रित अवकाश को छोड़कर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये बीपीएससी के द्वारा दिए गया नंबर है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के संबंध में इसमें सिर्फ कहा गया है कि ओनली फॉर क्यूरी रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में ये सब चर्चा नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म भरने समय कोई प्रॉब्लम आ रही तभी आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अन्य निर्देश को देखें तो इसमें कहा गया है कि जिन्होंने भी ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण की है, किसी प्रकार की त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो वे अपना आवेदन कैंसिल नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्म भरते समय काफ़ी अच्छे से भरें।
आप ये सोचते हैं कि मैंने एक बार ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, उसमें गलती हो गई तो दूसरी भर लूँ, तो दूसरा भर नहीं पाएंगे या उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टि में एडिट का कोई प्रावधान नहीं हो पाएगा। अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षाशील संतुष्ट होने के बाद ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे। शुल्क को जमा करने के पश्चात देख लेना चाहिए कि विज्ञापन अनुसार पात्रता रखते हैं, यानी कि यदि आप पात्र हैं ही नहीं और आपने फॉर्म भर दिया, पैसे भी कट गए और आप बाद में बोलेंगे कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। तो ये इनका कहना यही है कि पहले आप संतुष्ट हो लें कि आप इसके लिए पात्र हैं कि नहीं हैं। कहा गया है कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा यूज़र नेम पासवर्ड को सुरक्षित रखना उम्मीदवार की जिम्मेवारी है, आवेदक की जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपका जो भी डाटा है आप उसको सुरक्षित संभाल के रखें। आयोग जब भी चाहे आपसे मांग सकता है। तो अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन होने तक इसको सुरक्षित रखना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट इनके लाइन है उनको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसे जो वेबसाइट है बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई अभ्यर्थी है, दिव्यांग अभ्यर्थी है, तो उनका जो बेंचमार्क है उसके अनुसार यदि आप सुरती लेखक का दावा करते हैं तो सुरती लेखक की आवश्यकता है या नहीं, उसको आपको उस फॉर्म में बताना होगा, तभी उसके अनुसार आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आपने नहीं करते हैं तो आपको बाद में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की 5 प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे। तो फोटो जो आप बना रहे हैं उसको आप संभाल के रखेंगे, फ़ोटो चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी आपका कुछ और फोटो है, मेंस में कुछ और हो जाए, इंटरव्यू के समय कुछ और, एक ही तरह का फ़ोटो रखना है। तो ये आप ध्यान रखें कि फ़ोटो कुछ एक्स्ट्रा बना लें, तो आप कम से कम 10-12 फ़ोटो बनवा लें और उसको संभाल के रखें, ठीक है ना। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा और अभ्यर्थी को सुधार हेतु समय नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे और उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। यानी 18 अक्टूबर का जो अंतिम डेट दिया गया है उसका इंतज़ार नहीं करें। देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी में पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए आवेदन को अच्छी तरीके से समय पर भरना। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लें, जल्द से जल्द इसको भर लें और अच्छे से भर लें, पूरी तैयारी के साथ भर लें। नोटिफिकेशन को तो मैं कहूँगा कि आप लोग एक बार अवश्य पढ़ें। हमारा तो काम है वीडियो बनाना, हम तो वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन हमारे भरोसे आप नहीं बैठे रहें, इस वीडियो के भरोसे बैठे नहीं रहें और स्वयं पढ़ें, समझें। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, नंबर दिया गया है मोबाइल, वहाँ पर पूछें, जितना होगा हम लोग के द्वारा हेल्प किया जाएगा। तो जो भी है सूचना यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है। आयोग खुद ही अंडरलाइन इसमें कह दिया करते हुए आपको महत्वपूर्ण सूचनाओं को इंडिकेट कर रहा है कि ऑनलाइन आवेदन को आपको डैशबोर्ड से डाउनलोड करना है, हार्ड कॉपी सुरक्षित रखना है और कभी भी आयोग द्वारा मांगा जाता है तो उसे आपको प्रस्तुत करना है। अंतिम रूप से ऑनलाइन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय लॉगिन करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं जो भी फॉर्म आपने भरा है, ठीक है। शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रमाण पत्र कहा गया है कि वही मान्य होगा जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन में किया है। तो इस विज्ञापन से संबंधित जो भी सूचना है आप चाहे तो वेबसाइट जो है बीपीएससी का ऑथेंटिक, वहाँ पर प्रकाशित किया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अलावा अलग से मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टि सावधानी से भरी जाए। वो खुद देखिए यहाँ पे आयोग बोल रहा है कि सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी भी प्रकार की परिवर्तन या सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होती आयोग उत्तरदायी नहीं होगा और कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। यानी गलत सूचना भरते हैं तो उनके विरुद्ध अगर आयोग एक्शन लेता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे। और इस प्रतियोगिता का विस्तृत पाठ्यक्रम सिलेबस आयोग के वेबसाइट पर दिया गया है। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि हमारे पीटी के लिए, मेंस के लिए नोट्स भी है और टेलीग्राम ग्रुप में उसके संबंध में आवश्यक तैयारी भी कराई जा रही है, तो एक बार अवश्य विजिट करें। इसके अलावा आप चाहें तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.gkbucket.com, वहाँ पर भी जाकर आप काफ़ी जो अध्ययन सामग्री है बीपीएससी के लिए उसे देख सकते हैं। तो एक बार अवश्य जाएं, देखें। थैंक यू वेरी मच।